स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्ज़ाम विद रमा में। हम लोगों ने चाइल्ड डेवलपमेंट का वो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट हम लोगों ने देखा था, जो मैंने आपको बोर्ड के माध्यम से पढ़ाया था। मेरा ट्राइपॉड टूट जाने की वजह से मैं आज आप लोगों को पीडीएफ के द्वारा क्लास करवा रही हूँ। ये है किताब, मेरा एलटी ग्रेड का प्रैक्टिस सेट है, जो रिटन एग्ज़ाम के लिए मैंने लिया है। उसी से मैं आप लोगों के लिए आज एक चैप्टर लेकर के आई हूँ, जिसका नाम है गर्भकालीन विकास की अवस्थाएं, यानी कि स्टेज ऑफ प्री नेटल डेवलपमेंट। ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसी टॉपिक से शुरुआत मैं कर रही हूँ। आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और समझने का प्रयास करिएगा। तो शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। दिया है प्रश्न में, गर्भकालीन विकास की विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन कीजिए। तो गर्भकालीन विकास की विभिन्न अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? तो तीन अवस्थाओं में गर्भकालीन विकास की अवस्थाएं होती हैं। जाइगोटिक स्टेज, इसी को पीरियड ऑफ ओवम भी बोला जाता है और इसी को जाइगोटिक स्टेज भी बोला जाता है। दूसरा है पीरियड ऑफ एम्ब्रियो, ये भ्रूणावस्था है। और तीसरा है गर्भस्थ शिशु की अवस्था, ये फीटस, जब बच्चे का विकास एक शरीर के रूप में हो जाता है बेबी का। और ये है जब एक सेल्स डिवीज़न होता है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 ऐसे डिवाइड होता चला जाता है। इसी को पीरियड ऑफ एम्ब्रियो बोला जाता है। पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लिया जाए। गर्भावस्था किसी भी स्त्री के जीवन में आने वाली वह अवस्था है, ये प्रत्येक स्त्री के जीवन में आने वाला एक बहुत महत्वपूर्ण अवस्था होता है, जो प्रत्येक स्त्री अपने लिए गौरव फील करती हैं। जैसे अपने लिए बहुत अच्छा फील करती हैं। जब माता बनना एक अलग एहसास होता है, सभी स्त्रियों के लिए होता है। जब वह अपने शरीर के माध्यम से नए जीवन का सृजन एवं पोषण करती हैं, स्त्री पुरुष प्रजनन कोशिकाओं के अंडाणु और शुक्राणु के परस्पर सहयोग की क्रिया को कंसेप्शन कहते हैं। जब स्त्री का अंडाणु और पुरुष का शुक्राणु के परस्पर सहयोग की जो क्रिया होती है, उसको कंसेप्शन कहते हैं। यहीं से गर्भधारण शुरू होता है। महिला के भीतर एक नवजात शिशु पलता है। आरंभ होकर समय पर यहीं से आरंभ होता है और यह अवस्था सामान्यतः 90 चंद्रमास का, 9 कैलेंडर माह का या 280 दिन तक चलती है। विशिष्ट परिस्थितियों में यह अवधि कम से कम 280 दिन, अधिक से अधिक 334 दिन चलने की संभावना होती है। गर्भकाल में शिशु का विकास तीव्र गति से होता है। इस विकास के अध्ययन के लिए संपूर्ण गर्भावस्था को 3 अवस्थाओं में बांटा गया। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि गर्भावस्था 3 स्टेज में होता है। पहले वो ओवम, जाइगोटिक स्टेज, पीरियड ऑफ ओवम, फिर एम्ब्रियो सेल्स का डिवीज़न होता है, भ्रूण के सेल्स का डिवीज़न होता है, फिर फीटस का निर्माण होता है, जो तीसरी अवस्था है, गर्भस्थ शिशु की अवस्था। एक एक करके थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं, जिससे आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। पहला अवस्था है डिंबावस्था या बीजावस्था। इस अवस्था को बीजावस्था यानी जर्मिनल पीरियड भी कहते हैं। यह अवस्था गर्भाधान से लेकर के जब कंसेप्शन के बाद जो कंफर्म हो जाता है कि हाँ प्रेगनेंसी है, तो उससे लेकर के 2 सप्ताह तक ये चलती है। इस अवस्था में गर्भस्थ शिशु अंडे के आकार का होता है, जिसे जाइगोट कहते हैं। जब गर्भस्थ शिशु अंडे का आकार माँ के गर्भ में होता है तो उसे जाइगोट कहते हैं। ये सारे टर्म्स आप लोग याद रखिएगा, नोट करते जाइएगा यदि अच्छा लगे तो। इसका आकार ऑल्फिन के सिर के बराबर होता है। इसके अंदर निरंतर कोशिका विभाजन की क्रिया चलती रहती है। यहाँ डिंबावस्था या पीरियड ऑफ ओवम से ही सेल्स डिवीज़न होता चला जाता है, किंतु ऊपर से इसके स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं आता। सब समान ही लगते हैं, कुछ परिवर्तन नहीं देखने को मिलता है सेल्स डिवीज़न के दौरान। लगभग 1 सप्ताह तक यह अंडाकार जाइगोट गर्भाशय के तरल पदार्थ में तैरता है। गर्भाशय के तरल पदार्थ में तैरता रहता है और अपना पोषण स्वयं करता है, किंतु 10 दिन के बाद यदि गर्भाशय की दीवार से चिपक जाता है तो इसका आरोपण हो जाता है। जब गर्भाशय के तरल पदार्थ में शिशु तैरता रहता है, उसके 10 दिन बाद गर्भाशय की दीवार से जब चिपक जाता है बच्चा, उसी को इम्प्लांटेशन कहते हैं, यानी कि आरोपण की क्रिया संपन्न हो जाती है। यह क्रिया गर्भाधान के 10वें दिन बाद होता है। जब ये कंफर्म हो जाता है कि हाँ प्रेगनेंसी है, तो 10 दिन के बाद बच्चा गर्भाशय की दीवार में चिपक जाता है।
जो डिंबावस्था में ही होता है ये प्रक्रिया। आरोपण की क्रिया के बाद से ही गर्भस्थ शिशु अपने पोषण के लिए माँ के शरीर पर आश्रित होता है। यदि माता के शरीर में माता के को थायराइड या पिट्यूटरी ग्रंथि कमजोर है या कुछ दिक्कत है इसमें, तो आरोपण की क्रिया संभव नहीं हो पाती। इन्हीं दो हार्मोन की वजह से, थायराइड हार्मोन और पिट्यूटरी हार्मोन के द्वारा ही आरोपण क्रिया हो पाता है। ये सहायक हार्मोन माना जाता है आरोपण के लिए। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आएगा। अब आगे चलते हैं। यदि मैंने पहले बताया कि यदि माँ के शरीर में थायराइड या पिट्यूटरी ग्रंथि अपना कार्य ठीक प्रकार से नहीं करती है तो आरोपण क्रिया संपन्न नहीं हो पाती। फलस्वरूप जायगोट अपना पोषण स्वयं अधिक दिनों तक न कर पाने के कारण मृत हो जाता है, जिसका आगे का विकास समाप्त हो जाता है। आरोपण क्रिया के दौरान जायगोट की ऊपरी परत फटकर असमान आकार ग्रहण कर लेती है, उसी से उसे गर्भाशय में चिपकने रखने का कार्य करती है। यहीं से प्लेसेंटा की रचना का प्रारंभ हो जाता है, जिससे बच्चा माँ के शरीर के द्वारा जो माँ पोषक तत्वों को ग्रहण करती है, उसी को बच्चा भी ग्रहण करता है, माँ के रक्त के द्वारा अपना पोषण प्राप्त करता है। दूसरी अवस्था है भ्रूणावस्था, जिसको अंग्रेजी में पीरियड ऑफ एम्ब्रियो कहते हैं। यह गर्भकालीन की दूसरी अवस्था है, जो तीसरे सप्ताह से लेकर के दूसरे माह के अंत तक चलता है। ये जो भी अवस्थाएं हैं, कितने दिन तक चल रही हैं, किस दिन से शुरू हो रहा है, कितने दिन पर समाप्त हो जा रहा है, ये इम्पोर्टेंट है, तो इसको नोट करते हुए चलिएगा। गर्भकालीन विकास की दृष्टि से यह अत्यंत महत्वपूर्ण अवस्था है, क्योंकि समस्त शरीर रचना, आकार तथा आकृति का निर्माण इसी अवस्था में होता है। इस अवस्था के अंत तक भ्रूण मानव आकृति प्राप्त कर लेता है। ये अवस्था इसलिए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि जो भी बच्चे का शरीर रचना, आकृति का निर्माण होता है, इसी अवस्था में होता है। यदि माता इस अवस्था में कोई लापरवाही करती है, जैसे अल्कोहल लेती है, ज़्यादा स्ट्रेस लेती है, अपने खान पान का ख्याल नहीं रखती है, तो बच्चे का विकास ठीक से नहीं होता, तो असामान्य रूप से बच्चे कभी विकलांग, तो किसी भी शारीरिक रूप से उन्हें समस्या देखने को मिलती है। इसीलिए इस अवस्था में ज़्यादा ख्याल रखने की आवश्यकता होती है माता की। फिर होती है जिससे भ्रूण के अंदर अनेक परिवर्तन देखा जाता है। शरीर के सभी अंगों का निर्माण इसी अवस्था में होता है। दूसरे माह के अंत तक भ्रूण की लंबाई, ये इम्पोर्टेंट है, भ्रूण की लंबाई कितना हो जाता है दूसरे माह में, तो 1.25 इंच से 2 इंच हो जाता है, लगभग भार 200 ग्राम का हो जाता है। इस अवस्था में भ्रूण का स्वरूप नवजात शिशु के समान नहीं होता। सिर का आकार अन्य अंगों की अपेक्षा बहुत कम बड़ा होता है। सिर का अन्य अपेक्षा के बहुत कम बड़ा होता है। कान भी सिर से नीचे प्रतीत होता है। मतलब यहाँ ये कहने का मतलब, थोड़ा सा सेंटेंस हमें गलत लग रहा है कि जो शरीर है, उस शरीर की अपेक्षा सर ज़्यादा बड़ा होता है शिशु का। कान भी सिर से नीचे प्रतीत होता है। नाक में केवल एक छिद्र तथा माथा काफ़ी चौड़ा दिखाई देता है। ये सारी विशेषताएं आप लोगों को याद रखना है। फिर आता है भ्रूणावस्था में भी जो विकास होता है वो 3 परतों में होता है। 3 परतों में कैसे होता है, तो जो प्रथम यानी पहला परत है उसको एक्टोडर्म कहा जाता है। एक्टोडर्म के अंतर्गत त्वचा, बाल, नाखून, त्वचा ग्रंथियां व नाड़ी मंडल का निर्माण होता है। इसको बाह्य परत या एक्टोडर्म कहा जाता है, जो प्रथम परत है। दूसरा परत क्या है, जिसको मेसोडर्म, अंग्रेजी में मेसोडर्म, हिंदी में मध्य परत कहा जाता है। इस अवस्था में त्वचा के भीतरी भाग यानी मांसपेशियों का निर्माण होता है। तीसरी और आंतरिक परत यानी एंडोडर्म कहलाती है। इसमें संपूर्ण पाचन तंत्र, फेफड़े, यकृत तथा विभिन्न ग्रंथियों का निर्माण होता है। जो ये चैप्टर है, इस चैप्टर में ये सारे अवस्थाएं महत्वपूर्ण हैं। एलटी ग्रेड का एग्जाम लिखित होने वाला है, तो लिखित एग्जाम की दृष्टि से ये सारे प्रश्न जो मैं आज से शुरू कर रही हूँ आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। यदि आप लोगों को अच्छा लगेगा तो मैं आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगी अपने टेलीग्राम चैनल पे, तो आप लोगों को नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बस आप लोगों को 1-2 बार रीड कर लेंगे तो आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर आता है भ्रूणावस्था का क्या महत्व है।
प्राणी के विकास की दृष्टि से भ्रूणावस्था अधिक महत्वपूर्ण अवस्था है। इस अवस्था में होने वाला विकास जीवन पर्यंत विकास के विभिन्न क्षेत्रों को प्रभावित करता है, जैसे क्योंकि समस्त शरीर रचना, आकार, आकृति का निर्माण। मैंने कहा, जैसा कि मैंने पहले बताया आपको, यदि माँ अपना इस अवस्था में, भ्रूणावस्था की अवस्था में अपना ठीक से ख्याल नहीं रखती तो बच्चे के विकास में रुकावट आती है, जो आगे चल करके बच्चे के भविष्य में भी समस्या देखने को मिलती है। यदि माँ बहुत ज़्यादा औषधि ले रही है, अल्कोहल का प्रयोग कर रही है, कॉफ़ी, चाय, ये सारी चीज़ें हार्मफुल होते हैं बच्चे के लिए और माँ के लिए भी। भ्रूणावस्था में नाभि नल का विकास तीव्र गति से होता है। प्रारंभ में यह पतली धागे के समान दिखाई देती है, परंतु धीरे धीरे यह अंगूठे की मोटाई के आकार की हो जाती है और यह भ्रूण से दूसरी ओर नाभि रज्जु से जुड़ी रहती है। भ्रूण से जुड़ी रहती है और दूसरी ओर यह नाभि रज्जु से जुड़ी रहती है। ये आप लोग डायग्राम देख सकते हैं। गर्भकालीन की अवस्थाएं कौन कौन सी है। इस पहले फिगर में जो है, इसमें गर्भ नहीं है, मतलब इसमें अभी प्रेगनेंसी नहीं है। लगभग 5 माह की अवस्था का ये दिया गया है और ये पूर्ण गर्भावस्था की पूर्ण अवधि को इसमें दिखाया गया है। ये 3 पिक्चर आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। गर्भकालीन विकास की अवस्थाएं कौन कौन सी हैं, तो उसी का पिक्चर है जो अवस्थाएं हैं। भ्रूणावस्था में ही भ्रूण के चारों ओर थैली का निर्माण हो जाता है, जिस तरल पदार्थ में, इसमें तरल पदार्थ भरा होता है जिसे एमनियोटिक सेक कहते हैं। यह तरल पदार्थ भ्रूण को चोट आदि से बचाता है। ये बच्चे को प्रोटेक्शन प्रदान करता है, जिससे बच्चा अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है और वो बाहरी आघातों से बचा रहता है। शिशु विकास के साथ साथ इस सुरक्षात्मक थैली का आकार भी बढ़ता है। जैसे जैसे बच्चे का विकास होता है वैसे वैसे फिर आता है। इसी थैली में भरा हुआ पदार्थ प्रसव के समय शिशु को गर्भ से बाहर आने में सहायता प्रदान करता है। नाभि नाल तथा नाभि के रज्जु शिशु को ऑक्सीजन, पानी, भोजन, रक्त के माध्यम से पहुंचाती है। नाभि नाल छलनी यानी फिल्टर का कार्य भी करते हैं। फिर आता है अगला है जो गर्भस्थ शिशु की अवस्था यानी पीरियड ऑफ फीटस। इसमें क्या देखने को मिलता है, प्रत्येक माह में बच्चा कितना विकास कर रहा है, उसके अंग में क्या परिवर्तन हो रहा है, ये सारी चीजें इस अवस्था में देखने को मिलती है। तो गर्भकालीन विकास की यह तीसरी और आखिरी अवस्था है, जिसको गर्भस्थ शिशु की अवस्था कहते हैं। बच्चा इसमें एकदम कंप्लीट हो जाता है, उसका विकास हो जाता है। अब उसके शरीर में जो भी अन्य बदलाव आ रहे हैं, जैसे बच्चे का आकार, बच्चे का वेट, बच्चे का, ये सारी चीजें इसमें देखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं। क्योंकि भ्रूणावस्था जिन अंगों का निर्माण हो गया होता है उन्हीं का विकास, देखिए यहाँ लिखा भी हुआ है कि अंगों का निर्माण हो जाता है, और लेकिन विकास गर्भस्थ शिशु की अवस्था में होता है। इस अवस्था के प्रारंभ होने से अंत तक प्रत्येक माह गर्भस्थ शिशु के भीतर तथा लंबाई में निरंतर वृद्धि होती है। जो गर्भस्थ शिशु माँ के पेट में है उसकी लंबाई में वृद्धि देखने को मिलता है। यहाँ से देखते हैं तीसरे महीने से प्रत्येक गर्भस्थ शिशु के भार तथा आकार में वृद्धि होती है। तीसरे माह के अंत तक लंबाई 6 सेंटीमीटर, भार 1/4 औंस हो जाता है तथा हाथ पैर की उंगलियां बन जाती हैं। समस्त शरीर पर पतली मुलायम रंग की त्वचा आ जाती है। ये था तीसरे माह की विशेषता। अब चौथे माह में बच्चे में क्या क्या परिवर्तन होता है, तो चौथे माह में शिशु का सिर बड़ा हो जाता है, सिर पर छोटे छोटे बाल भी आ जाते हैं। इस समय शिशु की लंबाई 11 से 13 सेंटीमीटर, भार 110 ग्राम हो जाता है। ये जो भी डाटा है ये सारा इम्पोर्टेंट है। हाथ पैर की उंगलियों में नाखून बन जाते हैं, कमर स्पष्ट हो जाती है, मसूड़े के अंदर दांतों के अंदर दांत के विकास, मतलब मसूड़े के अंदर दांत का विकास होने लगता है। 5वें महीने में क्या होता है, तो 5वें माह में शिशु की लंबाई 20 सेंटीमीटर, भार लगभग 300 ग्राम हो जाता है और हृदय की धड़कन प्रारंभ होती है। ये क्वेश्चन पीजीटी में आया था कि नवजात शिशु का हृदय का धड़कन कब प्रारंभ होता है, तो उसमें दिया हुआ था जन्म के बाद, जन्म के पहले, और कुछ 1-2 और ऑप्शन थे और एक था 5 माह, तो सही जवाब था 5 माह।
अगला है छठे माह में बच्चे में कौन कौन सा विकास होता है। तो जब बच्चे छठा माह हो जाता है तो त्वचा रोएदार हो जाती है, शिशु शरीर पर तरल पदार्थ एकत्रित होने लगते हैं। इस अवस्था में सिर का विकास तीव्रता से देखने को मिलता है। सिर, जो कि तीसरे माह के अंत तक पूर्ण शरीर भाग का 1/3 भाग सर ही होता है, बाकी शरीर छोटा दिखाई देता है। यह छठवें माह के अंत तक संपूर्ण शरीर के 1/2 भाग मतलब 1/2 भाग का हो जाता है, ऐसे समझ लीजिए। 7वें माह में क्या होता है, शिशु माँ के पेट में स्थिर हो जाता है। जब तक बच्चे का जन्म नहीं होता वह एक ही स्थिति में माँ के गर्भ में पड़ा रहता है। फिर आता है 8वां माह। 8वें माह में शिशु का वजन 5 पाउंड और लंबाई 18 इंच हो जाती है। त्वचा लाल तथा झुर्रीदार हो जाती है। समस्त अस्थियों का निर्माण का कार्य पूर्ण हो जाता है। किंतु शरीर पर वसा भी एकत्र होने लगती है। हृदय, फेफड़े, नाड़ी मंडल अनुपात में सभी कहने का तात्पर्य है कि जो भी हृदय, फेफड़े, नाड़ी मंडल है अपने अनुपात में आ जाते हैं, मतलब कि कंप्लीट डेवलपमेंट हो जाता है बच्चे का। 9वें माह में शिशु की त्वचा का पारस्परिक रंग आ जाता है, जैसे कि जो नॉर्मल स्किन का टेक्सचर कलर होता है वो बच्चे में विकसित हो जाता है 9वें महीने में। सिर पर घने बाल आ जाते हैं। इस समय से शिशु धीरे धीरे गर्भाशय से नीचे की ओर खिसकने लगता है और जन्म तक इसी स्थिति में रहता है। शिशु के जन्म के लिए 275 से 280 दिन की आवश्यकता होती है। आज के लिए बस यही एक प्रश्न था जो मैंने आपके साथ डिस्कशन किया। कल का प्रश्न जो हमारा होगा, यहाँ दिख रहा होगा आप लोगों को क्लियर। गर्भकालीन विकास को प्रभावित करने वाले तत्वों का क्या वर्णन है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा क्या मुझे ये कंप्लीट चाइल्ड डेवलपमेंट का क्वेश्चन आप लोगों को कराऊं या नहीं। पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा और ऐसे बने रहिए मेरे चैनल के साथ। आप लोगों की होम साइंस की तैयारी में मैं आप लोगों की थोड़ी बहुत हेल्प अवश्य करूंगी। आप लोगों के लिए ही ये चैनल बना है, टीचिंग एग्जाम विद रमा, जो होम साइंस के लिए समर्पित है। थैंक यू। मिलते हैं कल अगले वीडियो में।